हाय फ्रेंड्स। जो सभी स्टूडेंट्स आईआईटी जैम का एग्ज़ाम फिज़िक्स से देना चाहते हैं, उन सब के लिए मैं टॉपिक वाइज सीरीज़ ऑफ वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ। इन सब वीडियोस में हम लोग छोटे छोटे टॉपिक को पकड़ेंगे। उनसे रिलेटेड आईआईटी जैम के सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उनको पहले हम लोग स्टडी करेंगे। आईआईटी जैम में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर प्रत्येक के टॉपिक के साथ कुछ हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग शुरुआती दौर में जो सबसे आसान टॉपिक्स हैं उन सब को चूज़ करेंगे, उनको पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम लोग ग्रेजुअली जो टफ़ टॉपिक है उनकी तरफ बढ़ेंगे और हम लोग ट्राई करेंगे कि सारे टॉपिक्स हम लोग अच्छे से कवर कर पाएँ। तो इस दौरान इस क्रम में फर्स्ट जो टॉपिक मैं चूज़ किया हूँ वो है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये बहुत इजी है और कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं इनसे प्रीवियस ईयर में और इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। पहले से पढ़ा हुआ टॉपिक है तो समझने में भी आसानी होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो केपलर के बारे में हम लोग जानते हैं कि केपलर ने सबसे पहले प्लैनेटरी मोशन के बारे में लॉ दिए। तो केपलर ने लगभग अपने लाइफ के 18 साल जो हैं वो प्लैनेट के मोशन को स्टडी करने में खर्च किया। और ये भी बात याद रखेंगे कि केपलर ने कोई टेलीस्कोप या दूसरे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं किया। जो प्रीवियस जो भी डेटा जो रिसर्च हुआ था उनके डेटा को कलेक्ट करके उनका एनालिसिस करके उसने करीबन 18 साल बाद ये 3 लॉ दिए जो बहुत ही फेमस है और आज भी एकदम वैलिड लॉ है प्लैनेट के मोशन से रिलेटेड। तो पहला जो लॉ है उसको हम लोग लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। ये लॉ कहता है कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड ऑलवेज इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, सन को फोकस पकड़ कर, ठीक ना। तो यानी सन फोकस जो इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्टिकल पाथ के फोकस पर सन रहता है और प्लैनेट उसके अराउंड रोटेट करते रहते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक ना। जनरली हम लोग एप्लीकेशन करते समय इस इलिप्टिकल पाथ को सर्कुलर पाथ की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक ना। तो जो भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे वहाँ पर इन इलिप्टिकल पाथ को सर्कुलर पाथ की तरह पकड़ के ही चलेंगे। नेक्स्ट जो है वो है सेकेंड लॉ हम लोग का। सेकेंड लॉ को हम लोग लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी के भी नाम से जानते हैं। एरियल वेलोसिटी क्या है पहले ये जान लेते हैं। एरियल वेलोसिटी का मतलब हो गया एरिया कवर्ड और एरिया ट्रेस्ड आउट इन यूनिट टाइम। कोई भी अगर मान लिया जाए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है तो सर्कल के सेंटर से उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, उसका रेडियस कहलाएगा। तो वो रेडियस यूनिट टाइम में जितना एरिया कवर करेगा उसी को हम लोग एरियल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो प्लैनेट के मोशन के दौरान भी यही देखने को हम लोग केपलर ने यही स्टडी किया और बताया कि प्लैनेट जब सन के अराउंड रोटेट करते हैं तो मान लिया जाए कि ये रेडियस वेक्टर हो गया या रेडियस हो गया, तो ये कुछ एक डेफिनेट टाइम में मान लीजिए टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक ये मूव करके आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक मूव करके ये एरिया कवर किया। उसी टाइम में फिर उतने टाइम के दौरान फिर ये रेडियस प्लैनेट इधर की तरफ चला है, यानी ये एरिया कवर हुआ। तो ये एरिया और ये एरिया अगर टाइम सेम रहे तो इसका वैल्यू ऑलवेज सेम रहेगा, यानी इक्वल टाइम में इक्वल एरिया जो है वो रेडियस वेक्टर जो है इलिप्टिकल पाथ का किसी प्लैनेट का वो ट्रेस्ड आउट कवर करेगा। और इस हिसाब से अगर dt टाइम में dA एरिया कवर हो रहा है तो dA/dt जो है ऑलवेज किसी प्लैनेट के लिए कांस्टेंट रहेंगे, ठीक ना। ये केपलर सेकेंड लॉ होगा, याद रखेंगे। केपलर का सेकेंड लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है, यानी सेकेंड लॉ को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से आसानी से रिलेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ को हम लोग को लॉ ऑफ टाइम पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ये लॉ कहता है क्या कि जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड रोटेट करता है तो रोटेशन के दौरान मान लिया जाए कि ये सन हो गया, ये कोई प्लैनेट है, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो होगा प्लैनेट और सन के बीच का उसको हम लोग जनरली
सेमी मेजर एक्सिस के नाम से जानते हैं, मेजर एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो ये कहता है कि कोई भी एक प्लैनेट जब सन के अराउंड रोटेट करता है तो एक रोटेशन करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। तो उस टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर होता है, क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक ना। यानी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, आर जो है हम लोग का सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ पकड़ लिया गया, जो इलिप्टिकल पाथ है वो, ठीक ना। याद रखेंगे हम लोग, यानी अगर ये डिस्टेंस हम लोग का आर है और ये प्लैनेट का टाइम पीरियड टी है तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के होगा, ठीक ना। अगर सर्कुलर, हम लोग जनरली कह रहे हैं कि सर्कुलर पाथ ही ले रहे हैं, तो यानी टाइम का स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल टू रेडियस के क्यूब का है या एलिप्टिकल ऑर्बिट के रेडियस के क्यूब का है, ठीक है। ये थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ के रखेंगे। थर्ड लॉ को हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेट करते हैं, ठीक ना। यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को थर्ड लॉ से डिराइव कर सकते हैं या केपलर्स थर्ड लॉ को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोग डिराइव करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के अलग अलग फॉर्म ही हैं। अब इधर से हम लोग दो बातें दिमाग में रखेंगे कि अगर दो प्लैनेट पकड़े जाएं तो उनके टाइम पीरियड का जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर इक्वल्स टू होगा उनके रेडियस के रेशियो के क्यूब के बराबर होगा, ठीक ना। ये न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग के काम में आएगा और जनरली आईआईटी जैम में अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं इसी फॉर्मूले पर है, यानी TA/TB का स्क्वायर इक्वल्स टू RA/RB का क्यूब या T1/T2 का स्क्वायर इक्वल्स टू R1/R2 का क्यूब। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखेंगे तो हम लोग समझ में आएगा। और प्लैनेट, और ये बात हम लोग समझ के रखेंगे कि प्लैनेट रोटेशन के टाइम में एकदम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करते हैं। अब ये केपलर लॉ पर बेस्ड हम लोग को थोड़ा सा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, थोड़ा एस्केप वेलोसिटी ये समझ लेंगे। जनरली ये डायरेक्टली सिलेबस में इंक्लूड नहीं किए गए हैं, लेकिन हो सके तो कभी इनसे क्वेश्चन आ गया या कोई कुछ इससे को रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पर हम लोग को हेल्प करेंगे। तो सैटेलाइट्स किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि सन के अराउंड जो ऑब्जेक्ट रोटेट करते हैं, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स रोटेट करते हैं उनको प्लैनेट कहते हैं, और प्लैनेट के अराउंड जो रोटेट करते हैं उनको हम लोग सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। जैसे अर्थ के अराउंड मून रोटेट करता है तो मून एक सैटेलाइट हो गया। अब ये सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट और एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट ऐसे हो गए जो नेचर ने खुद क्रिएट किया हुआ, जैसे मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिनको ह्यूमन अपने नीड के हिसाब से क्रिएट करता है। जैसे कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट तैयार किया गया, वेदर की जानकारी के लिए सैटेलाइट तैयार किया गया, या फिर एक देश दूसरे देश पर नज़र रखने के लिए स्पाई सैटेलाइट्स भी तैयार करते हैं, तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाते हैं। तो हम लोग को मेनली दो बातें समझनी है सैटेलाइट से रिलेटेड, आर्टिफिशियल सैटेलाइट से रिलेटेड। एक कि उनका ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है और दूसरा टाइम पीरियड क्या है। और मेनली हम लोग के अर्थ के सैटेलाइट के बारे में ही जानना है। तो यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी पहले समझते हैं। जिस वेलोसिटी से कोई एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, अर्थ के अराउंड घूमता है, चक्कर लगाता है, उसको हम लोग उस सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। या प्लैनेट के अराउंड रोटेट करेगा तो सेम वही, जिस वेलोसिटी से रोटेट करेगा प्लैनेट के अराउंड उस वेलोसिटी को, उस सैटेलाइट का हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। तो जैसे यहाँ पर ड्राइंग में दिया हुआ है कि अर्थ है और एक सैटेलाइट पकड़ लिया गया है, और अर्थ का रेडियस कैपिटल आर से हम लोग यूज़ करते हैं 6400 किलोमीटर, और अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट का हाइट स्मॉल h पकड़ लिया गया है। यानी टोटल डिस्टेंस जो हो गया अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट का कैपिटल R प्लस h, इसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट किया। तो यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला हम लोग दिमाग में रखेंगे, v इक्वल्स टू √gm/r होता है। कैपिटल G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और m जो हो गया कैपिटल M मास ऑफ अर्थ हो गया, स्मॉल r हो गया डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सैटेलाइट, ठीक है। स्मॉल r को हम लोग r प्लस h से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा बात हम लोग देख रहे हैं कि सैटेलाइट की मास को यहाँ पर कोई जगह नहीं मिला, यानी जो भी कोई एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है वो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, हम लोग जानते हैं g और m तो कांस्टेंट है, केवल ये r प्लस h या r पर, यानी डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। यानी डिस्टेंस अगर हम लोग का
अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट को ज़्यादा डिस्टेंस पर ले जाएंगे तो वेलोसिटी कमेगा, और नज़दीक लाएंगे तो वो ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा होगा, ठीक ना। अब पढ़ते हैं टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड यानी एक कंप्लीट रोटेशन करने में एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को जो टाइम लगता है किसी प्लैनेट के अराउंड या अर्थ के अराउंड, उसको उसका टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड का वैल्यू कैपिटल T इक्वल्स 2 रूट ओवर ऑफ r प्लस एच का क्यूब बाई GR स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि टाइम पीरियड जो है वो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है जनरली डिस्टेंस के ऊपर ही, कि अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा पड़ेगा, और डिस्टेंस कम रहेगा तो टाइम पीरियड कम रहेगा। अगर मान लिया जाए कि यही सैटेलाइट अर्थ के बहुत नज़दीक रोटेट कर रहा है, तो वहाँ पर अर्थ का रेडियस जो होगा वो सैटेलाइट के हाइट से, यानी अर्थ के सरफेस से जो हाइट है उससे ज़्यादा होगा। तो यानी हम लोग स्मॉल h को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो स्मॉल h को यहाँ से नेगलेक्ट कर दिया जाए तो Gm/r चला आएगा, और Gm इक्वल्स टू GR स्क्वायर होता है। G यानी स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो रख दिया जाए तो ओनली हम लोग का रूट ओवर ऑफ GR चला आएगा। और टाइम पीरियड की बात की जाए तो h को नेगलेक्ट कर दिया जाए, और उसके बाद r से r कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 रूट ओवर ऑफ r/g हो जाएगा। तो ये जैसे हम लोग एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, वही टाइम पीरियड यहाँ पे मिल रहा है 2 रूट ओवर ऑफ r/g, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में जानकारी हुई। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं वो जनरली दो तरह के यूज़ किए जाते हैं। एक को हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, जो अर्थ के अराउंड इक्वेटोरियल प्लेन में रोटेट करते हैं, और दूसरे जो होते हैं पोलर सैटेलाइट हैं, जो अर्थ के अराउंड पोलर प्लेन में रोटेट करते हैं, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल का रोटेशन लगाते रहते हैं, और एक जो है इक्वेटर के अराउंड अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो हम लोग को जनरली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो इक्वेटोरियल प्लेन में रोटेट करते हैं उनके बारे में जानना है थोड़ा बहुत। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या कहलाते हैं कि ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के अराउंड जितना अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी है और जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रहा है उतना वेलोसिटी के साथ ही अर्थ के अराउंड रोटेट करते हैं विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी एज दैट ऑफ अर्थ, ठीक है। यानी क्या, अगर मान लिया गया कि अगर इंडिया से एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च किया गया इंडिया के स्पेस में, तो वो हमेशा इंडिया के स्पेस में ही दिखाई देगा। यानी क्योंकि जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है वो सैटेलाइट भी उसी डायरेक्शन में और उसी टाइम पीरियड उसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगा, तो लगेगा कि हमेशा इंडिया के ऊपर ही फिक्स है, स्टेशनरी है। इसी कारण इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो होता है एकदम अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर 24 घंटे होता है, और इनका हाइट जो है वो करीबन 36,000 किलोमीटर के करीब होता है अर्थ के सरफेस से। यानी 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस पर एक ऑर्बिट है जहाँ पर इन सैटेलाइट्स को ले जाकर पार्क कर दिया जाता है, और ये अपने आप उसके बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रिपिटल फोर्स के द्वारा बैलेंस हो जाता है, और ये सैटेलाइट्स अपने आप उन ऑर्बिट्स में रोटेट करते रहते हैं। और इन ऑर्बिट में रोटेट करने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी कारण इनको पार्किंग ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर होता है, हाइट 36,000 किलोमीटर होता है अर्थ के सरफेस से, और इनके ऑर्बिट को हम लोग पार्किंग ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। इनका एंगुलर वेलोसिटी और सेंस ऑफ रोटेशन जो होता है एकदम अर्थ के बराबर अर्थ के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी क्या कहते हैं, हम लोग देखते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट को उठाकर स्पेस में फेंकते हैं, ईंट पत्थर कुछ भी फेंके तो वो कुछ हाइट पर जाकर फिर अर्थ की तरफ ही चला आता है। हम लोग कितना भी फोर्स अप्लाई किया जाए अर्थ की तरफ ही चला आता है, ठीक ना। अब लेकिन सेटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो अर्थ के ग्रेविटेशन को, अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करके बाहर की तरफ चला जाता है। तो इन दोनों केसेस में डिफरेंस है, वो है वेलोसिटी का डिफरेंस। देखा गया क्या कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक डेफिनेट वेलोसिटी देने पर ही वो किसी प्लैनेट या स्टार या सैटेलाइट के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस करके स्पेस में जा सकता है।
उस वेलोसिटी को ही हम लोग उस प्लैनेट, स्टार या सेटेलाइट का एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। जैसे अर्थ से किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर स्पेस में भेजना है, अर्थ के ग्रेविटेशन के अगेंस्ट उसको बाहर की तरफ ले जाना है, तो उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी देना होगा, तभी वो अर्थ के ग्रेविटेशन को क्रॉस कर पाएगा। तो इस वेलोसिटी को ही हम लोग एस्केप वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, एस्केप यानी पार कर, क्रॉस करना या निकल जाने वाला वेलोसिटी, ठीक ना। तो जिस वेलोसिटी को लेकर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस करके बाहर की तरफ निकल सकता है, प्लैनेट के सरफेस को क्रॉस करके बाहर जा सकता है, उसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अर्थ का एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और याद रखेंगे कि एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो होता है वो रूट ओवर ऑफ 2gr होता है। जी जो हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आर जो हो गया रेडियस ऑफ अर्थ या जो प्लैनेट लिया गया इसका। तो ये सब बातें हम लोग को थोड़ा बहुत समझनी थी। अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट जो है 2015 का एक क्वेश्चन देखते हैं। जनरली जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो टाइम पीरियड और वो डिस्टेंस वाले फार्मूले पर ही, यानी t² प्रोपोर्शनल टू RQ के फार्मूले पर ही आधारित है। तो 2015 का क्वेश्चन देखते हैं कि ए सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल R centered at the earth. A second satellite moves in an elliptical orbit of major axis 8r with the earth at one of the foci. If the former takes 1 day to complete a revolution, the latter would take, 4 ऑप्शंस हम लोग के दिए हैं। यानी एक सेटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, अर्थ को सेंटर पकड़ के आर रेडियस में, ऑर्बिट का रेडियस आर हो गया। एक दूसरा सेटेलाइट है वो अर्थ को सेंटर पकड़ के 8r के रेडियस में रोटेट कर रहा है। पहले सेटेलाइट को एक रेवोल्यूशन करने में 1 दिन लगता है, तो दूसरे सेटेलाइट के लिए टाइम निकालना। तो यहाँ जाहिर सी बात एकदम पहले का रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस, दूसरे का ऑर्बिट का रेडियस दिया है, पहले का टाइम दिया हुआ है, दूसरे का टाइम हम लोग को निकालना, यानी हम लोग को केपलर थर्ड लॉ यूज़ करना है। तो ये यानी T1/T2 इक्वल्स टू R1/R2 आराम से लिख सकते हैं। T1/T2 का स्क्वायर इक्वल्स टू R1/R2 का क्यूब। अब हम लोग R यानी पहला जो डिस्टेंस दिया है R1 यानी R दिया है, दूसरा जो है हम लोग का 8R दिया है, और T1 1 डे दिया है, हम लोग को T2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग अपने इस रिलेशन पर। तो पहला R रख दिया R1 की जगह पर, दूसरा जो है हम लोग का 8R रख दिया। अब R से R कैंसिल कर देंगे, यानी 1/8 का क्यूब हो जाएगा। अब T2 इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग का 8 का पावर 3/2 इंटू T1। अब T1 का वैल्यू 1 डे दिया, वो पुट कर देंगे, तो करीबन 22 दिन या ये जो पहला ऑप्शन जो है हम लोग का 21.6 डे के करीब चला है। ये हो गया 2015 का क्वेश्चन। अब देखते हैं 2007 का क्वेश्चन। 2007 में जो क्वेश्चन आया है वो इस तरह का है कि ए सैटेलाइट मूव्स अराउंड ए प्लैनेट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट अ डिस्टेंस कैपिटल R फ्रॉम इट्स सेंटर. The time period of revolution of the satellite is capital T. If the satellite is taken to an orbit of radius 4r around the same planet, the time period would be, 4 ऑप्शन हम लोग को दिए। एक सेटेलाइट जो है एक प्लैनेट के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है r डिस्टेंस पर सेंटर से, यानी उसका ऑर्बिट का रेडियस r हो गया। टाइम पीरियड जो है वो t दिया है उस समय। अगर उसी सेटेलाइट को हम लोग एक दूसरा ऑर्बिट में ले जाते हैं जिसका रेडियस 4 आ रहा है, तो बताना है कि टाइम पीरियड कितना होगा। तो यहाँ पर भी पहला डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, फिर दूसरा टाइम डिस्टेंस दिया है, टाइम हम लोग को पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं वही T² प्रोपोर्शनल टू RQ होता है, यानी अगर हम लोग T1/T2 का स्क्वायर लें तो इक्वल्स टू हो जाएगा R1/R2 का क्यूब, या T2/T1 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा R2/R1 का क्यूब। तो यानी T2/T1 अगर कर दिया जाए तो यहाँ का पावर इस साइड चला आएगा, तो पावर 3/2 हो जाएगा। अब R2 का वैल्यू हम लोग का 4R दिया हुआ है और R1 का वैल्यू R दिया है, तो ये दोनों वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। R से R कैंसिल हो जाएगा, तो 4 का पावर 3/2 हो जाएगा, यानी सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब T1 का वैल्यू जो है हम लोग का कैपिटल T दिया हुआ है, तो वो पुट कर देंगे तो हम लोग का चला आएगा 8T, यानी हम लोग का आंसर जो हो जाएगा 8T हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं 2018 के क्वेश्चन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखते हैं कि देयर आर 3 प्लैनेट्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स
around a star at a distance a, 4a and 9a respectively. At time t equals to t0, the star and the three planets are in a straight line. The period of revolution of the closest planet is capital T. How long after t0 will they again be in the same straight line? 3 प्लैनेट हैं जो एक स्टार के अराउंड रोटेट कर रहे हैं और उनके ऑर्बिट का रेडियस जो है वो a है, 4a है और 9 है. कोई एक टाइम स्मॉल t इक्वल्स टू स्मॉल t0 पर वो लोग तीनों एक स्ट्रेट लाइन में चले जाते हैं. ठीक ना, यानी स्टार आ गया इधर, पहला प्लैनेट, दूसरा प्लैनेट, तीसरा प्लैनेट एक स्ट्रेट लाइन में चले आए जब टाइम t इक्वल्स टू t0 था. फिर वो लोग अपना रोटेशन उसके बाद जारी रखें और बताना है कि कितने समय बाद फिर वो लोग एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे. और दिया हुआ है कि सबसे जो नज़दीक वाला है यानी जिसका ऑर्बिट का डिस्टेंस a है उसका टाइम पीरियड कैपिटल T. तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर भी टाइम पीरियड और डिस्टेंस की बात है तो t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r³ यूज़ करेंगे, यानी t प्रोपोर्शनल टू r का पावर 3/2 हो गया. अब तीनों टाइम पीरियड का रेशियो निकाला जाए तो फर्स्ट का डिस्टेंस a है, दूसरे का डिस्टेंस 4 है, तीसरे का 9 है. ये पुट कर दिया जाए तो हम लोग का चला आएगा a का पावर 3/2, 4a का पावर 3/2 और ये 9a का पावर 3/2. इसको सॉल्व करना है तो 1:8:27. अब पूछा है कि कितने दिन बाद वो फिर एक साथ आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग जनरली एलसीएम का यूज़ करते हैं. इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये वैल्यू हम लोग का 216 चलाएंगे, यानी वो लोग फिर 216 टी टाइम के बाद फिर एक सीधी रेखा में आएंगे. तो ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है. तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोग के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं. अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दिया हूँ जहाँ पर करीबन 10 या 11 क्वेश्चन दिए हुए हैं. ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन और आर्टिफिशियल सैटेलाइट पर बेस्ड करके आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा. और जिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी होगी ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उनका आंसर आपको तो किसी तरह से सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा. ठीक है, और जल्दी हम लोग नए वीडियो में फिर मिलते हैं. थैंक यू.